हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लास्ट फर्नेस रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने लो टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारे टेस्ट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात आती है कि हम हाई टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम क्यों जाने या कि उसका क्यों पता लगाए। ठीक है, तो देखिए, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 200 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और अंदर में रिड्यूसिंग कंडीशन होता है। तो उस कंडीशन में आपका जो रॉ मटेरियल है वो कैसा बिहेव करेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसकी टूटने की टेंडेंसी कैसी होगी, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो रॉ मटेरियल है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाके हाई टेम्परेचर की कंडीशन में अपना साइज़ बरकरार नहीं रख पाता है, वो टूटने लगता है ना, तो ब्लास्ट फर्नेस का जो परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा घटने लगेगी। ठीक है, इससे ब्लास्ट फर्नेस की इफ़िशियंसी पे बहुत ज़्यादा गलत असर होगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारा टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक डिक्रिप्टेशन टेस्ट देखेंगे, फिर देखेंगे लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन, है ना, लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन टेस्ट, फिर फेलियर अंडर ओवरलाइंग लोड मतलब कंप्रेशन टेस्ट देखेंगे, हाई टेम्परेचर कंप्रेशन टेस्ट देखेंगे, स्वेलिंग एनालिसिस और सॉफ्टनिंग ऑफ मटेरियल। तो ये सारे टेस्ट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं डिक्रिप्टेशन। अब बात आती है कि डिक्रिप्टेशन है क्या। ठीक है, देखिए, जब रॉ मटेरियल ब्लास्ट फर्नेस के बाहर होता है तो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आप उसको चार्ज कर देते हो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में, ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस के अपर पोर्शन का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 200 से 300 के आसपास होता है ना, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप अचानक से रॉ मटेरियल को लो टेम्परेचर से क्या कर रहे हो, अचानक से हाई टेम्परेचर में डाल रहे हो, तो इससे रॉ मटेरियल को लगता है थर्मल शॉक। ठीक है, थर्मल शॉक के कारण क्या होता है, मटेरियल टूटने लगता है। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो थर्मल शॉक के कारण बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, है ना। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं डिक्रिप्टेशन, है ना। तो डिक्रिप्टेशन का आपको पता लगाना ज़रूरी है कि मटेरियल में डिक्रिप्टेशन कितना होता है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फर्नेस लेते हैं। ठीक है, एक फर्नेस होता है, फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब क्या करते हैं, अपना जो रॉ मटेरियल है 500 ग्राम रॉ मटेरियल लेते हैं जिसका साइज़ 22 से 40 के बीच होता है। अब उसको क्या करते हैं, एक सर्टेन हाइट से हम उसको ड्रॉप कराते हैं फर्नेस में। जैसे शटर टेस्ट में ड्रॉप कराते थे ना, वैसे यहाँ पे भी ड्रॉप कराएंगे। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मफल फर्नेस का यूज़ करेंगे, है ना, जहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो एक सर्टेन हाइट से हम अपने रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, है ना। और ड्रॉप करने के बाद इसी फर्नेस में आपको इसको 30 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि जो रॉ मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक सरफेस से लेकर सेंटर तक बराबर हो जाए, है ना। और इसी 30 मिनट के दौरान आपको नाइट्रोजन गैस भी फ्लो कराते रहना है। नाइट्रोजन गैस का फ्लो रेट कितना होगा, और 5000 लीटर पर मिनट के रेट, सॉरी पर आवर के रेट से आपको नाइट्रोजन गैस फ्लो कराते रहना है ना। आप नाइट्रोजन क्यों फ्लो कराओगे, क्योंकि आपको जो फर्नेस का एटमॉस्फेयर है ना उसको न्यूट्रल रखना है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन फ्लो नहीं कराओगे, अंदर में एयर रह गया, तो जो एयर होगा ना, ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन होगा ना वो आपके रिजल्ट को क्या कर देगा, गलत कर देगा। इसलिए आपको नाइट्रोजन फ्लो कराते रहना है। अब 30 मिनट तक आप क्या करोगे, छोड़ के रखोगे फर्नेस में उसी टेम्परेचर में। उसके बाद उसको सैंपल को बाहर निकाल के ठंडा कर लोगे। फिर ठंडा करने के बाद आप क्या करोगे, सीधा उसका स्क्रीनिंग करोगे। ठीक है, तो स्क्रीनिंग करने के बाद आप क्या क्या देखोगे कि 0.5 के नीचे का साइज़ कितना है। मतलब जब आप उसका स्क्रीनिंग करोगे 0.5 सीयू साइज़ में, तो ये देखोगे कि कितना परसेंटेज मटेरियल इस मेश को पार कर जाता है, मतलब इससे छोटा है 0.5 से, तो वहाँ से आप उसका परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 पार कर गया, है ना, तो टोटल हमने कितना लिया था, सॉरी 10 ग्राम पार करके टोटल हमने लिया था 500 ग्राम। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालोगे तो वो क्या बताएगा, आपका डिक्रिप्टेशन इंडेक्स बताएगा। इसके अलावा 0.5 से लेकर 5.6 का स्क्रीन का भी यूज़ करना है आपको। यहाँ से भी आप डिक्रिप्टेशन इंडेक्स निकालोगे। तो दो तरीके से आप इंडेक्स निकालोगे, एक तो 0.5 से छोटे साइज़ का कितना जनरेट हो रहा है आपका मटेरियल, और दूसरा 0.5 से लेके 5.6 के बीच में कितना जनरेट हो रहा है। इसी के बेस पे आप क्या दोगे, डिक्रिप्टेशन इंडेक्स आप निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट होता है लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन टेस्ट। अब लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले जान लो कि लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन है क्या। अब देखो क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में जैसे ही हमने क्या डाला, रॉ मटेरियल को डाला, तो
अपर पार्ट में टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है और रिड्यूसिंग कंडीशन होता है। तो इस टेम्परेचर में और रिड्यूसिंग कंडीशन में कई बार मेटल क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, मतलब टूटने लगता है। तो इसी टूटने की टेंडेंसी को बोलते हैं लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था ना डिक्रिप्टेशन, वहाँ पे थर्मल शॉक के कारण जो टूटने की टेंडेंसी थी वो डिटरमाइन किया गया था। यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर में और रिड्यूसिंग कंडीशन में जो टेंडेंसी होगी टूटने की, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या लेते हैं हम, इस तरह से एक ट्यूब जैसा होता है, ऐसा एक ट्यूब जैसा फर्नेस जैसा होता है। यहाँ पे हम 600 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जापान में ये वाला स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी में ये वाला और यूके में ये वाला। ठीक है, तो जनरली में इंडिया में ये वाला इस्तेमाल होता है, जो यूके का जो स्टैंडर्ड है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखो सैंपल हम 500 ग्राम सैंपल लेते हैं। ठीक है, और ऐसा ट्यूब होता है, इसमें 500 ग्राम सैंपल को क्या कर देते हैं, हम डाल देते हैं। ठीक है, सैंपल डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करोगे और इसको घुमाना है आपको। ठीक है, कितने आरपीएम में घुमाना है, 10 आरपीएम में, 10 रिवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से आपको घुमाना है। और उसमें आपको गैस सप्लाई करते रहना है, CO 24%, CO2 16% और नाइट्रोजन 60%। ये गैस मिक्स करके आपको क्या करना है, इस ट्यूब में सप्लाई करते जाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो कंडीशन है ना वैसा कंडीशन आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपके रॉ मटेरियल कैसा बिहेव करेगा वो पता लगा सको। तो ये सब चीज़ें करोगे आप। 600 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर, है ना, CO CO2 और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को यहाँ से भेजोगे और ये रिवोल्यूशन करते रहेगा, मतलब घूमते रहेगा 10 आरपीएम में, है ना। तो इसका टाइमिंग कितने समय तक ले करोगे आप, टेस्ट ड्यूरेशन होगा 1 आवर का, तो 1 घंटे तक ये करते रहोगे। 1 घंटे के बाद आप क्या करोगे, सैंपल को बाहर निकालोगे। ठीक है, सैंपल को बाहर निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसका सीव एनालिसिस करोगे और ये देखोगे कि 6.35 mm जो सीव है ना, इस सीव में कितना परसेंट मटेरियल रिटेन करता है। ठीक है, तो जितना परसेंट भी मटेरियल रिटेन करेगा वो आपको क्या बताएगा, लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन इंडेक्स बताएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 500 ग्राम आपने सैंपल टेस्ट किया, इसमें से 400 ग्राम सैंपल ने क्या किया, ये स्क्रीन साइज को रिटेन कर लिया, मतलब 6.35 mm से बड़ा रहा, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लोगे 400 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन डिग्रेडेशन इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में हम क्या पता लगाएंगे कि मेटल जब धीरे धीरे रिड्यूस होता है, जैसे आयरन ओर है, सिंटर और पैलेट है, जैसे जैसे वो ब्लास्ट फर्नेस में नीचे जाते जाता है उसका रिडक्शन होता है। तो जब उसका रिडक्शन होगा तो कितना ज़्यादा टूटेगा या उसमें टूटने की टेंडेंसी क्या होगी, वो हम पता लगाएंगे रिडक्शन डिग्रेडेशन इंडेक्स टेस्ट के थ्रू, है ना, इंडेक्स टेस्ट के थ्रू, है ना। इसमें क्या होता है ना आपका, इस केस में हम क्या करते हैं, एक रिएक्टिंग वेजल लेते हैं। रिएक्टिंग वेजल 700 mm लेंथ का और 75 mm डाया का। देखो रिएक्टिंग वेजल कैसे रहेगा, इस टाइप का एक होगा रिएक्टिंग वेजल ऐसा। ठीक है, 750 mm हाइट होगा और लगभग 75 mm का डायमीटर होगा। इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो सैंपल होगा, जो भी होगा सेंटर आयरन और पैलेट सबका करेंगे। ठीक है, जो सैंपल होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इस रिएक्टिंग वेजल में फिल कर देंगे। ठीक है, अब इस रिएक्टिंग वेजल, ये जो रिएक्टिंग वेजल होगा ना वो इनकोनेल 600 ग्रेड स्टील का बना होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, इसलिए ये स्टील का आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है, इसको ले जाके आपको मफल फर्नेस में शिफ्ट करना है। ये जो रिएक्टिंग वेजल है उसको क्या करोगे, मफल फर्नेस के अंदर डाल दोगे। ठीक है, एक मफल फर्नेस होगा, ये मफल फर्नेस के अंदर रहेगा। अब क्या होगा, इस मफल फर्नेस के अंदर हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है 500 डिग्री सेल्सियस। इस मफल फर्नेस का टेम्परेचर कितना मेंटेन करोगे, 500। और ये जो रिएक्टिंग वेजल है ना, इससे एक पाइप जुड़ा होगा, इस पाइप के थ्रू हम सप्लाई करेंगे नाइट्रोजन गैस, प्योर नाइट्रोजन गैस। शुरू में क्या करोगे, प्योर नाइट्रोजन गैस सप्लाई करोगे जब तक 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेंड नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, ये हम क्यों करेंगे, ताकि अंदर में जो एयर है ना, जो वेजल है, रिएक्टिंग वेजल के अंदर जो एयर वगैरह है वो बाहर निकल जाए और उसको नाइट्रोजन रिप्लेस कर ले, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है। तो 500 डिग्री सेल्सियस अटेंड करने तक आपको नाइट्रोजन गैस सप्लाई करके रखना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का फ्लो रेट कितना रहेगा, शुरू में 5 लीटर पर मिनट के रेट से आपको सप्लाई करना है ना। अब जैसे ही, अब ये जो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मफल फर्नेस का, तो लगभग 30 मिनट तक आपको जब ये 500 डिग्री सेल्सियस
फर्नेस में टेम्परेचर अटेंड हो जाएगा ना, उसके बाद आपको 30 मिनट का सोकिंग टाइम देना है। ठीक है, सोकिंग टाइम क्यों देना है? ताकि अंदर में जो आपने सैंपल रखा है ना, रिएक्टिंग वेसल के अंदर सैंपल, वहाँ पे सेंटर और सरफेस में सब जगह टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस अटेंड हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो 30 मिनट का सोकिंग टाइम दोगे। ठीक है, तो सोकिंग टाइम में भी आपको नाइट्रोजन सप्लाई करते रहना है। उसके बाद जैसे ही 30 मिनट हो जाता है ना, 500 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट का सोकिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है, आप नाइट्रोजन के साथ साथ CO गैस भी देना चालू कर दो। मतलब दोनों का मिक्सचर आपको देना है। इसमें 70% आपको नाइट्रोजन रहेगा और 30% CO गैस आप इसको दोगे। ठीक है, तो जब आप इसको ये दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये CO गैस अंदर जाके इसको आयरन ओर को, जो भी आयरन बेरिंग मटेरियल है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, CO क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, अब ये आपको जो है रिडक्शन कराना है कुछ समय तक के लिए। ठीक है, उसके बाद जब कुछ समय बाद इसका रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 1 आवर तक आपको सप्लाई करना है। 1 आवर तक आपको क्या करना है, ये गैस मिक्सचर को सप्लाई करते जाना है। तो इससे क्या होगा, आपका मटेरियल में आयरन बीरिंग मटेरियल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, इस जो मटेरियल है अंदर में मटेरियल, उसको आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से आपका फर्नेस है उसको बंद कर दोगे। फर्नेस बंद करने के बाद जो आप मिक्स गैस भेज रहे थे ना, उसकी जगह केवल फिर से प्योर नाइट्रोजन गैस भेजना चालू करोगे, है ना। और फर्नेस को बंद कर दोगे तो नाइट्रोजन गैस के कारण ये क्या होगा, ये जो अंदर में जो आपका मटेरियल है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि आपने फर्नेस बंद कर दिया। ठीक है, मतलब कूल करोगे तब भी आप नाइट्रोजन गैस क्या करोगे, सप्लाई करोगे, है ना। अब कूल करने के बाद क्या करोगे, एक टम्बलिंग फर्नेस लोगे, सॉरी टम्बलिंग ड्रम होता है। टम्बलिंग ड्रम जिसका डाया जो है, सॉरी जो लेंथ है वो 200 mm का होगा और डाया 130 mm का एक टम्बलिंग ड्रम होगा। जैसे सेम हमने टम्बलिंग टेस्ट जो पढ़ा था ना सब पहले वाला, वैसे टाइप का सेम होता है टम्बलिंग ड्रम, बस इसमें डायमेंशन थोड़ा अलग है। एक ड्रम लोगे, उसको हाँ ड्रम को घुमाओगे आप, जो सैंपल आप जो अभी यूज़ किए ना रिएक्टिंग वेजल में डाल के, जिसका आप रिडक्शन कराए, उसी सैंपल को ठंडा करके क्या करना है आपको, इस टम्बलिंग ड्रम में डाल देना है और फिर इस टम्बलिंग ड्रम को घुमाना है 30 RPM में 30 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट बाद उसको निकाल लोगे और उसको क्या कर लोगे, CO एनालिसिस कर दोगे, मतलब स्क्रीनिंग कर दोगे। स्क्रीनिंग करोगे, फिर देखोगे कि 6.5 mm से बड़ा और 3.15 mm से बड़ा इस साइज़ का जो मटेरियल होगा उसका आप परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, वही आपका परसेंटेज क्या बताएगा, आपका रिडक्शन डिग्रेडेशन इंडेक्स बताएगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा परसेंटेज का मटेरियल उसमें रिटेन कर लेगा ना, मतलब उस स्क्रीन को रिटेन कर लेगा, वही उसी का परसेंटेज आपको क्या बताएगा, रिडक्शन डिग्रेडेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये टेस्ट हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कोक रिएक्टिविटी टेस्ट और कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी टेस्ट लगभग सिमिलर है आपका जस्ट पहले वाले से। इसमें भी क्या करोगे आप, 200 ग्राम क्या लोगे, ड्राई कोक लोगे, जिसका साइज़ क्या होगा 19 से 21 mm के बीच होगा। अब क्या करोगे, उसको रिएक्टिंग वेजल, जैसे जस्ट पहले वाला में जैसे था ना वैसे रिएक्टिंग वेजल लोगे। इसका लेंथ 450 और डायास 75 mm का होगा। अब उस रिएक्टिंग वेजल को क्या करोगे आप, मफल फर्नेस होगा उसके अंदर डाल दोगे। मफल फर्नेस के अंदर रखोगे, वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सैंपल को डालने के बाद थोड़ा समय आपको रुकना है ताकि सैंपल का टेम्परेचर कितना हो सके, 1100 डिग्री सेल्सियस हो सके सरफेस से सेंटर तक हर जगह पे। ठीक है, तो जब ये टेम्परेचर बढ़ते रहेगा उस समय आपको नाइट्रोजन सप्लाई करना है। ठीक है, सेम जैसे प्रीवियस किया था वैसे आपको नाइट्रोजन सप्लाई करोगे। और जब टेम्परेचर आपका 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सब जगह सैंपल में टेम्परेचर सब जगह 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, CO गैस पास कराओगे 2 घंटे के लिए, है ना, 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से। यहाँ पे मिक्सर नहीं होगा, यहाँ पे केवल प्योर CO गैस आपको पास कराना है। किसके थ्रू, जो कोक है रिएक्टिंग वेजल में जो कोक है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये जब आप पास कराओगे तो क्या होगा, ये जो रिएक्टिंग वेजल होगा, ऐसे रिएक्टिंग वेजल में आपको भरा होगा कोक, तो इसमें आप क्या पास करा रहे हो भाई, प्योर CO गैस। कितने डिग्री सेल्सियस में, 1100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये CO क्या करेगा, अंदर जाके नॉर्मन रिवर्जन रिएक्शन करेगा। ठीक है, नॉर्मन रिवर्जन रिएक्शन में क्या होता है, CO और कार्बन मिलके वापस से क्या बनाता है, CO2 बनाता है। इसके नॉर्मल रिवर्जन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, कार्बन जो है वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इससे क्या होगा, CO इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या होगा, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो सैंपल का वेट है धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि यहाँ से कार्बन बाहर जा रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे बाद जब आप
सैंपल को बाहर निकालोगे, ठंडा करोगे, बाहर निकालोगे मतलब ठंडा करके जब आप बाहर निकालोगे फिर इसको आपको क्या लेना है, वेट ले लेना है। ठीक है, तो जो वेट में जो लॉस होगा, तो शुरू में आपने कितना लिया था, 200 ग्राम लिया था। अब रिएक्शन के कारण इसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 150 ग्राम हो गया, है ना, मतलब कितना हुआ, 50 ग्राम कम हुआ। तो इस 50 ग्राम का परसेंटेज निकालोगे, 50 ग्राम डिवाइडेड बाई 200 ग्राम, इनिशियल वेट 200 था, इसका आप परसेंटेज ले लोगे। ठीक है, 200 ग्राम में से 50 है ना, तो इसका आप ले लोगे परसेंटेज आ जाएगा 25%। ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी कितना हुआ, 25%। तो इस तरह से आप क्या निकालोगे, कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स निकालोगे। अब यही जो कोक जिसका आपने रिएक्शन टेस्ट कर लिया, उसी कोक को क्या करोगे, अब आप एक ड्रम में डालोगे ना, तो वहाँ से आप निकालोगे कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिडक्शन या कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिएक्शन, जिसको CSR बोलते हैं। ठीक है, वो चेक करने के लिए क्या करोगे, वही जो सैंपल है जिसमें आपने रिएक्शन कराया था, उसी सैंपल को आप एक ड्रम में लोगे। ठीक है, टम्बलिंग ड्रम में 750 mm लेंथ और 130 mm डाया का, उसको आप 20 RPM में 10 मिनट के लिए रोटेट करोगे। ठीक है, उसके बाद कोक को बाहर निकाल के आपको क्या करना है, 10 mm की स्क्रीन से आपको उसको CO एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, तो जितना परसेंट मटेरियल 10 mm से बड़ा होगा वो उसका क्या होगा, कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, ये आपका कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिएक्शन बताएगा। तो इस तरह से आपको करना है कोक का रिएक्शन और स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट है हॉट कंप्रेशन टेस्ट। अब ये हॉट कंप्रेशन टेस्ट क्या है, मतलब जब मटेरियल हाई टेम्परेचर में होता है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ये हम पता करेंगे। ठीक है, जनरली देखा गया है कि जो मटेरियल कम टेम्परेचर में 150 से 300 kg कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाता है ना, या कंप्रेशन लोड दिखाता है, उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ घट के हो जाती है 25 kg, या कंप्रेशन लोड जो है घट के हो जाती है 25 kg 1000 डिग्री सेल्सियस में। मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो ठीक है, तो हॉट कंप्रेशन स्ट्रेंथ हमको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल अगर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा नहीं रहा, आपने उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया, तो जैसे जैसे वो मटेरियल नीचे आएगा और उसके ऊपर लोड बढ़ते जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर का पूरा लोड उसके ऊपर बढ़ेगा। तो उस केस में अगर उसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ अच्छा नहीं हुआ हाई टेम्परेचर की कंडीशन में, तो वहाँ पर वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फर्नेस की परमेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो हॉट कंप्रेशन स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम जो हमने कोल्ड कंप्रेशन स्ट्रेंथ किया था ना, उसी टेस्ट को आपको हाई टेम्परेचर में परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब आपको सैंपल को पहले हीट कर लेना है। ठीक है, सैंपल को आपको क्या कर लेना है, पहले उस टेम्परेचर में, अलग अलग टेम्परेचर में, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस में करना है, तो आपको सैंपल को 500 डिग्री सेल्सियस हीट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, उसका कंप्रेशन टेस्ट करना है। अब है ना, वैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस में, तो 1000 डिग्री सेल्सियस में सैंपल को गर्म करके आपको टेस्टिंग करना है। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, हॉट कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, सेम कोल्ड कंप्रेशन के जैसे ही है, बस यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा रखना है। अब नेक्स्ट टेस्ट है आपका स्वेलिंग। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वेलिंग क्या होता है। स्वेलिंग का हिंदी मीनिंग होता है सूजन। ठीक है, सूजन होता है, मतलब क्या होता है, जब रॉ मटेरियल को आप हाई टेम्परेचर में डालते हो, लोड से हाई टेम्परेचर में, तो मटेरियल क्या होता है, फूलता है थोड़ा सा, मतलब उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसी को बोलते हैं स्वेलिंग। ठीक है, इसी स्वेलिंग टेंडेंसी के कारण जो ब्लास्ट फर्नेस का जो डिज़ाइन होता है ना, ऐसे रहता है, फैला हुआ। ठीक है, फैला हुआ क्यों रहता है, क्योंकि आप मटेरियल को ऊपर से लो टेम्परेचर में डाल रहे हो, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, रॉ मटेरियल क्या होगा, स्वेल होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर आपने ऐसा डिज़ाइन नहीं दिया, बाहर की ओर फैला हुआ डिज़ाइन, है ना, तो क्या होगा, मटेरियल ऊपर स्टक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो फैलेगा, उसके फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मटेरियल ऊपर में चिपक जाएगा, हैंगिंग हो जाएगा। इसलिए डिज़ाइन को ऐसे बाहर की ओर फैला हुआ रखते हैं, है ना। तो मटेरियल में होती है स्वेलिंग टेंडेंसी। अगर ये स्वेलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हुई रॉ मटेरियल में, तो क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे हैंगिंग प्रॉब्लम आपका क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुआ तो ऊपर में स्वेल होकर आपस में मटेरियल चिपकने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में, स्वेलिंग टेंडेंसी के बारे में आपको पता लगाना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप स्वेलिंग टेस्ट के लिए 60 ग्राम का सैंपल लोगे। ठीक है, अब उस 60 ग्राम के सैंपल का आपको अपरेंट वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग मरकरी। मतलब जैसे मरकरी लोगे आप, मान लीजिए मैंने इसमें ग्लास में मरकरी लिया 100 ml में, 100 ml का मरकरी लिया। अब मैं क्या करूँगा, 60 ग्राम सैंपल को उसमें डालूंगा। तो सैंपल को जब आप डालोगे, तो ये जो 100 ml है, वो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आपने क्या डाल दिया, सैंपल आपने डाल दिया। तो मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 120 ml हो गया, मतलब 20 ml क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ।
ठीक है। अपेरेंट वॉल्यूम शुरू का वॉल्यूम हुआ 20 ml। अब आप क्या करोगे, इसी 20 ग्राम सैंपल को लेके अब आप क्या करोगे, 20 ग्राम बोलते हो 60 ग्राम, इसी अब 60 ग्राम सैंपल को लेके आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन कराओगे। रिडक्शन कितने टेम्परेचर में, 1000 डिग्री सेल्सियस में आपको रिडक्शन कराना है। सेम रिएक्टिंग वेजल लेना है, उसको फर्नेस में रिप्लेस करोगे, फर्नेस का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस रखोगे, है ना। और वहाँ पे आप CO गैस और नाइट्रोजन गैस सप्लाई करोगे। जैसे CO 40%, नाइट्रोजन 60% सप्लाई करोगे। ठीक है। गैस फ्लो रेट आपको 1000 लीटर पर आवर के रेट से आपको ये दोनों गैसेस देनी है। ठीक है। तो ये दोनों गैसेस दोगे तो क्या होगा, आपका सैंपल है आयरन बेरिंग मटेरियल है, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। तो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन और टेम्परेचर के कारण क्या होगा, उसमें स्वेलिंग होगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, तीन तीन आई थिंक 2 घंटे तक, 2 आवर तक आपको गैसेस सप्लाई करना है। उसके बाद 2 घंटे बाद उसको आपको बाहर निकाल लेना है रिएक्टिंग वेजल से। उसको मतलब उसको ठंडा करोगे, ठंडा करके उसको आप बाहर निकालोगे आपको जो सैंपल है। आप उसी सैंपल को क्या करोगे, फिर से आप मरकरी में उसका वॉल्यूम चेक करोगे। ठीक है। पहले आपने क्या किया, शुरू में वॉल्यूम चेक किया मरकरी के यूज़ करके, अपरेंट वॉल्यूम निकाला। अब उसका हमने रिडक्शन कर दिया, आयरन और का हाई टेम्परेचर में उसका रिडक्शन कर दिया। अब उसी सैंपल को लेके फिर से जो मरकरी होगा ना, उसी में आपको वॉल्यूम चेक करना है। ठीक है। तो पहले जो कितना वॉल्यूम बताया था, 120 ml बताया था। ठीक है। अब जब आप उस मरकरी में चेक करोगे तो कुछ इंक्रीज दिखेगा वॉल्यूम में। हो सकता है मान लीजिए इस बार उसका वॉल्यूम कितना हो जाए, 140 ml हो जाए। तो इससे पहले कितना ml था, 120 ml था, है ना। जब हमने सेकेंड टाइम जब रिडक्शन करने के बाद उसका मान लीजिए वॉल्यूम चेक किया, तो मान लीजिए उसका 140 ml हो गया। तो कितना हुआ वॉल्यूम डिफरेंस, 20 ml का वॉल्यूम डिफरेंस हुआ, है ना। और इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना था, कम था। ठीक है। मान लीजिए 120 था, तो इसका आप परसेंटेज निकाल लोगे। ये जो परसेंटेज आएगा ना, उसको क्या बताएगा, स्वेलिंग परसेंटेज आपको बताएगा। ठीक है। मतलब वॉल्यूम चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ से आपको स्वेलिंग परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। और जो वेट का जो डिफरेंस निकलेगा, वेट का डिफरेंस मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आपने शुरू में 60 ग्राम सैंपल लिया था, उसके बाद जब आप उसका रिडक्शन कराओगे फर्नेस में, है ना, रिएक्टिंग वेजल में, और जब आप उसको निकालोगे तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करा रहे हो, रिडक्शन करा रहे हो। रिडक्शन कराना मतलब जो ऑक्सीजन है उस मटेरियल में वो बाहर चला गया, तो वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो वेट डिफरेंस होगा, जो वेट में जो कमी आएगी, वो उसका रिडक्शन टेंडेंसी बताएगा, है ना, या रिड्यूसिबिलिटी को बताएगा। जो वेट में कमी आएगी वो क्या बताएगा, रिड्यूसिबिलिटी को बताएगा। और जो वॉल्यूम में कमी आए, वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो क्या बताएगा, स्वेलिंग बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टनिंग ऑफ मटेरियल इन ब्लास्ट फर्नेस। अब ये सॉफ्टनिंग क्या होता है, सॉफ्टनिंग मतलब जैसे घर में जैसे हमने देखा कि कोई प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल को जैसे आप गर्म करते हो तो क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल को गर्म करो तो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, उसका स्ट्रेंथ कम होने लगता है। सेम किसका होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस का रॉ मटेरियल होता है ना, उसका भी सॉफ्टनिंग होता है जब आप उसको हाई टेम्परेचर में ले जाते हो। तो अगर ये सॉफ्टनिंग बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, स्टिकी बन जाता है ना। मतलब मटेरियल क्या होता है, आपस में चिपकने लगता है सॉफ्टनिंग के कारण। अब आपस में चिपकने से क्या होता है, परमेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो उससे प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाता है। प्रेशर ड्रॉप मतलब क्या होता है, डिफरेंस, प्रेशर ड्रॉप का डिफरेंस, नीचे का प्रेशर फर्नेस की और ऊपर का प्रेशर, अगर इसमें जो डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं प्रेशर ड्रॉप। ठीक है। तो अगर ज़्यादा स्टिकी हो गया आपका रॉ मटेरियल तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है। इससे ब्लास्ट फर्नेस की इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या पता करना है, मटेरियल का सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पता करना होता है। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पता करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, आपका जो रॉ मटेरियल है उसको लेंगे और उसमें हम लोड लगाएंगे 2 kg, लोड बोल सकते हो या स्ट्रेस बोल सकते हो, 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको क्या लगाना है, स्ट्रेस लगाना है। सैंपल लोगे सिलेंडर में और इतना आपको क्या लगाना है, स्ट्रेस लगाना है। ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो टेस्ट आप परफॉर्म करोगे वो अलग अलग टेम्परेचर में आप परफॉर्म करोगे। ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर में, तो इसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल फर्नेस आता है, उसमें हम टेम्परेचर साइकिल को सेट कर देते हैं। टेम्परेचर साइकिल मतलब शुरू में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, मतलब ऐसा फर्नेस होगा जिसमें टेम्परेचर थोड़ा घटते बढ़ते रहेगा, है ना। तो वो टेम्परेचर साइकिल
इसमें अप्लाई करेंगे मटेरियल में। अब इसमें क्या दे रहे हैं हम लोग, लोड दे रहे हैं 2 kg/cm² का, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और लोड भी दे रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या आपको पता करना है, सॉफ्टनिंग स्टार्ट और सॉफ्टनिंग एंड टेम्परेचर आपको पता करना है। अब कैसे पता लगाओगे, तो ये जो हाइट है ना, इसमें जो 3% का जो रिडक्शन मिलेगा या 3% जो श्रिंकेज होगा वो सॉफ्टनिंग स्टार्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है, ये जो आपने मटेरियल लिए है, इसकी हाइट मान लीजिए शुरू में इस सैंपल की हाइट कितनी थी, 100 mm थी मान लीजिए, और आप लोड कांस्टेंट लोड अप्लाई करके रखना है 2 kg/cm², है ना। और एक फिक्स टेम्परेचर आप मतलब एक टेम्परेचर रखना है, तो उस टेम्परेचर के कारण क्या होगा, मटेरियल सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के कारण इसी लोड में मेटल क्या होगा, थोड़ा सा दबेगा, कंप्रेशन के कारण क्या होगा, थोड़ा सा दबेगा, मतलब श्रिंकेज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100 mm से ये 97 mm हो जाता है, मतलब 3 mm घट जाता है, मतलब 3 mm का श्रिंकेज हो जाता है, तो है ना, जो 3 mm मतलब 3% का श्रिंकेज हो जाता है। तो जो 3% का श्रिंकेज जो होगा, जिस टेम्परेचर में भी 3% श्रिंकेज दिखाएगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, सॉफ्टनिंग स्टार्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है। और 25% का जो श्रिंकेज दिखाएगा, जिस टेम्परेचर में 25% तक श्रिंकेज हो जाएगा, वो सॉफ्टनिंग एंड टेम्परेचर होगा, ठीक है। वो क्या होगा, सॉफ्टनिंग एंड टेम्परेचर, है ना। मान लीजिए आपने क्या किया, 100 mm हाइट का बेड साइज लिया, मेटल का मतलब हाइट लिया, उसमें आपने 2 kg/cm² का लोड लगाया मान लीजिए, है ना। अब मान लेते हैं कि इस बेड का हाइट 97 mm हो गया 1100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये स्टार्ट टेम्परेचर होगा, सॉफ्टनिंग स्टार्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो 100 mm के बेड का साइज़ 75 mm हो गया, मतलब 25 mm घट गया, 25% घट गया, और एक इसमें घटा मान लीजिए 1250 डिग्री सेल्सियस में, तो सॉफ्टनिंग एंड टेम्परेचर होगा। तो ये 1100 डिग्री सेल्सियस सॉफ्टनिंग स्टार्ट टेम्परेचर होगा और 1250 टेम्परेचर सॉफ्टनिंग एंड टेम्परेचर होगा। तो ये दोनों आपको पता कर लेना है। अब देखो इस डाटा को आपको कैसे पता लगाना है, मतलब इंटरप्रेट कैसे करना है इस डाटा को। देखो अगर आपके जो रॉ मटेरियल है उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर 1200 से कम है, मतलब वो 1200 से कम डिग्री सेल्सियस में ही क्या हो रहा है, सॉफ्टिंग हो जा रहा है उसका, तो उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब ख़राब है, ठीक है। अगर उसको सॉफ्टनिंग टेम्परेचर 1200 से ज़्यादा है तो वो रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में जाकर सॉफ्ट हो रहा है ना। और कुछ मटेरियल जो कम टेम्परेचर में सॉफ्ट हो रहा है वो ज़्यादा हार्मफुल है ना। तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस बॉर्डर लाइन है, इसके नीचे होगा तो ख़राब है, उसके ऊपर होगा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, और स्टार्ट और एंड टेम्परेचर इसके ऊपर होगा तो ज़्यादा बेटर रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये था वीडियो पूरा, ब्लास्ट फर्नेस के जो रॉ मटेरियल है उसका हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और कोई सजेशन है तो आप वो भी आप ज़रूर देना बेझिझक। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।